ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्य प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति द्वितीयः अध्यायः प्रथमः पादः समास प्रकरण। कक्षा संख्या 8 को आज हम पढ़ेंगे। 7 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं, आज हम 8वीं कक्षा को पढ़ेंगे। गत कक्षा में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उससे आगे की यात्रा अब चलेंगे। यात्रा बहुत लंबी है, संपूर्ण अष्टाध्यायी के सूत्रों को पार करना है, फिर और आगे जाना। चलिएगा। तो मित्रों, मैंने गत कक्षा में आपको कुछ बातें बताई थी कि समास प्रकरण हम पढ़ रहे हैं, आरंभ किया है। तो प्रत्येक समास में कुछ सूत्र लगेंगे, प्रत्येक समास में विशेष जो लगेंगे उनको मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। और अव्ययी भाव समास के अंदर जो सूत्र लगेंगे वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। वो अब बार बार लगेंगे तो हम बार बार बताते रहेंगे, आप अपना समझते रहिएगा, ठीक है। अब ये हमारा सूत्र चल रहा है 2-1-6 अव्ययी भाव अव्यय विभाव समास वाला। ये हमने आपको सारा पढ़ा दिया था, गुरुजी ने जो लिखा है वो भी हमने आपको पढ़ा दिया था। गुरुजी का थोड़ा सा यहाँ पर ये बचा हुआ था जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया था, इसलिए नहीं पढ़ाया था, मैंने कुछ आपको इसकी भूमिका बना रहा था। 2 कक्षाओं में भूमिका बनाई मैंने आपकी इसके लिए। तो अब ये थोड़ा सा यहाँ पर ये यहाँ तक तो मैंने पढ़ा दिया था, आपको उदाहरण के अर्थ भी बता दिए थे। अब नीचे जो गुरुजी ने कुछ लिखा है इसको मैं आपको अभी पढ़ करके बताऊंगा और फिर सिद्धि करना आरंभ करेंगे, ठीक है। समास की सिद्धि, समास की सिद्धि के लिए आपको एक कॉपी तैयार रखनी होगी और एक पेन लेकर के तैयार रखना होगा। सिद्धियों को मैं कुछ सिद्धियों को लिखाऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिस स्वयं करनी होगी। मैं शॉर्टकट में बोलता जाऊंगा आगे, ठीक है, क्योंकि सिद्धि करना आना चाहिए आपको, तभी आप व्याकरण को पढ़ा सकते हैं अपने विद्यार्थियों को, ठीक है। चलिएगा। तो अब यह गुरुजी ने कुछ लिखा है, इसको मैं पढ़ के बता देता हूं, आप अपनी पुस्तक में देखते जाइएगा या यहीं पर देखिएगा। अधिस्त्री उपाग्नि आदि की सिद्धि हम परिशिष्ट 1:40 माने प्रथम अध्याय के पहले पाद का 40वां सूत्र था अव्ययी भावश्च, वहां पर सिद्धि की में दिखा आए हैं। समास की सिद्धियां तो हम और भी बहुत बार दिखा चुके हैं, अर्थात प्रथम अध्याय में कई बार समास की सिद्धियां दिखाई हैं, मैंने स्वयं आपको कराया है, ठीक है। परंतु मैंने उस समय आपको ये कहा था कि आपको जितना समझ में आ जाए उतना समझ लीजिएगा, ये समास प्रकरण में फिर दोबारा पढ़ेंगे। तो अब फिर दोबारा समास प्रकरण में विस्तार से मैं समझाऊंगा और आपको अब समझने में सरलता होगी। अव्ययी भाव समास की सिद्धि में ध्यान दिएगा,
अव्ययी भाव समास की सिद्धि में 3-4 कार्य विशेष होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिए हैं, आप समझ में आ जाएगा। प्रथम नंबर 1 कार्य क्या होता है, अव्ययी भावश्च 1-1-40 से अव्यय संज्ञा होकर, अव्यय संज्ञा हो जाती है अव्ययी भाव समास की, होकर अव्ययादाप सुपहा 2-4-82 से समास के पश्चात आई हुई विभक्ति का लुक हो जाना, लुक हो जाता है। ये मैंने आपको इसका अर्थ बता दिया था दोनों, इनका दोनों का। ठीक है, द्वितीय का कार्य विशेष क्या होता है, आदंत हो माने ह्रस्व आकारांत यदि अव्ययी भाव समस्त पद हो तो अव्ययादाप सुपा से लुक न होकर, माने इससे लुक नहीं होता है, क्या होता है, नाव्ययी भावादतोम तो पंचम्याह ये विभक्ति को अम हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था और आपको समझ में आ भी गया होगा, फिर दोबारा समझा देंगे और जब इसको पढ़ेंगे तो और पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अम हो जाता है, ह्रस्वकारांत अव्ययी भाव समास है तो उससे उत्तर विभक्ति का लुक नहीं होता। जैसे उपकुंभ सु में सु को, माने ह्रस्वकारांत है इसलिए सु को लुक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा। अम होकर अमी पूर्व लग करके उपकुंभम ऐसा बना है। ठीक है, ये उदाहरण के लिए सिद्धि तो मैं कराऊंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा। और देखिएगा तृतीय कार्य क्या होता है, गुरुजी कहते हैं अव्ययी भावश्च। ये अव्ययी भावश्च दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 18वां सूत्र है। मैंने बताया था, दोनों सूत्र आपको पढ़ा दिए थे, पिछली कक्षा में बताया था। इससे क्या से अव्ययी भाव समास को नपुंसक लिंग होकर, माने अव्ययी भाव समास क्या हो जाता है, नपुंसक लिंग, और नपुंसक लिंग में क्या हो जाता है, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य से ह्रस्व होता है। यदि अव्ययी भाव समास का शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ है तो उसको क्या हो जाता है, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से ह्रस्व हो जाता है। ये भी मैंने गत कक्षा में पढ़ाया था। ठीक है, जैसे अधिकुमारी, तो अधिकुमारी में कुमारी शब्द जो दीर्घ था ई उसको ह्रस्व हो गया समास में, तो क्या बना, अधिकुमारी ऐसा बन गया। ठीक है, पाठक देखें कि संपूर्ण सूत्र के उदाहरणों और तथा अव्ययी भाव के सारे प्रकरण में यही का विशेष कार्य हुए हैं। माने संपूर्ण जो सूत्र है अव्ययी भाव समास के, जो आगे पढ़ेंगे हम, एक तो पढ़ ही रहे हैं, सब जगह ये सूत्र ही कार्य करेंगे विशेष रूप से। शेष समास की सिद्धि तो पूर्व दिखा ही चुके हैं, बाकी समास की सिद्धि आपको दिखा चुके हैं, परंतु मैं आपको फिर कराऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। अधि उप सु इत्यादि अव्यय हैं। ठीक है, ये अधि है, ये उपसर्ग है तो अव्यय होते हैं। सिद्धि में एक बात और ध्यान देने की है, अब ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझिएगा। आपको इसमें लिखा हुआ भी प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक वाक्य समझ में आना चाहिए। ठीक है, कहते हैं सिद्धि में एक बात और ध्यान देने की है कि जिस विभक्ति में विग्रह करें, ध्यान दीजिएगा यहां पर, समास का हम जो लौकिक विग्रह करते हैं, ध्यान दीजिए, लौकिक विग्रह करते हैं तो जिस विभक्ति को लगा करके, जिस वचन को लगा करके हम लौकिक विग्रह करते हैं समास का, तो कहते हैं उसी को रखकर समास करना चाहिए। उसी को रखकर माने वही विभक्ति और वही वचन का प्रत्यय अलौकिक विग्रह में हमको रखना होता है व्याकरण की सिद्धि करने के लिए। ठीक है, जैसे यथा कुंभस्य समीपम, ठीक, ध्यान दिए, तो कुंभस्य में षष्ठी है तो हम ये तो लौकिक विग्रह हो गया, इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो कैसे होगा, षष्ठी से विग्रह है, सो कुंभ, और ये क्या है, षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत तो एक वचन प्रत्यय क्या है, नस, ये अलौकिक विग्रह में ऐसा। और उप, ये समीप अर्थ में यहाँ उप रखना पड़ता है हमको। ठीक है,
सु रख के समास करेंगे। इसी प्रकार से सारी सिद्धियों में हमको ध्यान देना होगा। ये आपको पहले इतना तो पता है क्योंकि मैंने काफी पढ़ा भी दिया है आपको। चलिए अब देखिएगा, अब और थोड़ा सा विशेष इसको देख लीजिएगा। विशेषः विभाषा, इसमें सूत्र है क्या है, विभाषा। ये विभाषा सूत्र आएगा यहां से, ठीक है। ये आप देखेंगे यहां पर विभाषा यहां आएगा ये, ठीक है। विभाषा यहां विभाषा पड़ा हुआ है। ये विभाषा से यही सूत्र का निर्देश कह रहे हैं कि 11वां सूत्र, ठीक है। कहते हैं कि यहां से पहले का जो समास होगा ये, ठीक है। मानिएगा यहां से पहले जो भी ये समास कहा है, ये समास कैसा होगा, नित्य होगा। ये समास कैसा होगा जी, बोलो, नित्य होगा। ये इतना यहां तक। फिर यहां से आगे पूरा समास में विकल्प होगा। नित्य का मतलब है और विकल्प का मतलब है, विकल्प का अर्थ है कि हम जो समास है उसके लिए जो लौकिक विग्रह प्रयोग करते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं और समस्त पद का भी कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है विकल्प, ठीक है। जैसे मानिएगा एक ये था राज्यः पुरुषः, ठीक है। राज्यः पुरुषः, और इसका समास होकर के क्या बनता है, राज पुरुषः, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये तो समास हो गया और यहां समास नहीं हुआ है। अब आप इनमें से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या आप इनमें से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का अर्थ है कि अपने वाक्य में, लेखन में, संभाषण में ये भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये क्या है, समास का विकल्प है, ध्यान दीजिएगा। परंतु इससे पहले जो समास हैं, ठीक है, जैसे हम ये पढ़ रहे थे अभी, ये मानिएगा इस सूत्र में ये उदाहरण आए हैं। जैसे अधिस्त्री है, तो अधिस्त्री का आप जो आपने विग्रह किया है, विग्रह का प्रयोग नहीं मिलेगा आपको। क्या विग्रह का प्रयोग नहीं कर सकते, यहां तो आपको समास करके ही करना होगा, यहां पर विकल्प नहीं है। इसलिए आप यहां पर ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते कि स्त्रीषु अधिकृत्य प्रवर्तते, ये नहीं। उसके स्थान में हमेशा आपको अधिस्त्री ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि नित्य समास है। ये विभाषा और नित्य समास में मैंने थोड़ा सा अंतर बताया, आगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, इसी के बारे में गुरुजी ये कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर विभाषा अधिकार से पहले तक ये सब सूत्र नित्य समास करते हैं। जो भी इससे पहले सूत्र हैं वो नित्य समास करते हैं। जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं वो भी नित्य समास करता है। अब देखिएगा, इसका हमारे वैयाकरणों ने, आचार्यों ने एक थोड़ा सा एक परिभाषा बनाई है, माने पहचान के लिए कि जो नित्य समास होता है उसकी क्या पहचान होती है। कहते हैं यस्य स्वपद विग्रहो नास्ति स नित्य समासः। क्या, जिस समास का अपने पद के साथ में विग्रह नहीं होता है, विग्रह माने उसको अर्थ दिखाने के लिए विग्रह करते हैं, जैसे कुंभस्य समीपम, समीपम, परंतु समास में क्या दिखता है, उपकुंभम, उप दिखता है, समीपम नहीं दिखता। तो विग्रहो नास्ति स नित्य समास, माने जिस समास में जो समास किया जाता है उन पदों से विग्रह ना करके किसी भिन्न पद की सहायता ली जाती है, उसको बोलते हैं नित्य समास। जिस समास का अपने पदों से विग्रह वाक्य प्रयुक्त न हो, केवल समस्त पद प्रयोग में आए, उसे नित्य समास कहते हैं। ठीक है,
अपने पदों से विग्रह प्रयुक्त न हो, जैसे सो यहाँ नित्य समास होने से इनका विग्रह नहीं होता है। पुनरपि केवल अर्थ प्रदर्शनार्थ इनका विग्रह किया गया है। अर्थ प्रदर्शनार्थ माने केवल हम वैयाकरण लोग ही करते हैं, लोक में प्रचलित नहीं है इनका। जैसे ये वाला कुंभस्य समीपम, ये विग्रह लोक में प्रचलित नहीं है। हमेशा इसके स्थान में समास समस्त ही मिलेगा, उपकुंभम ऐसा ही मिलेगा। और क्या है स्वपद विग्रह, मतलब देखिएगा ये सब, ये विग्रह में हमने दिखाया समीप, समीप का नहीं होता, यहां पर उप का प्रयोग होता है समास में। वही का यस्य स्वपद विग्रह नास्ति, जिसका अपने पदों से विग्रह का प्रयोग नहीं होता है लौकिक पक्ष में, अर्थात भाषा में, तो उसको नित्य समास बोलते हैं। ये मोटी सी परिभाषा है, ये यदि आपको समझ में आना चाहिए, सरल चीज है, कुछ कठिन नहीं है। और यदि नहीं आती है तो भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि बार बार आगे भी आपको बताएंगे। ठीक है, चलिएगा, ये गुरुजी की बात मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब हम चलेंगे सिद्धि की तरफ। कहां चलेंगे? सिद्धि की तरफ। अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी कॉपी तैयार कर लीजिएगा। ध्यान दिए, कॉपी तैयार कर लीजिएगा और एक पेन ले लीजिएगा हाथ में। ठीक है, कॉपी पेन चाहिए, सिद्धि लिखनी पड़ेगी, अब आपको लिखानी है। चलिएगा, अब हम हमारे यहाँ सबसे पहले सिद्धि कौन सी थी? हमारी सिद्धि थी, जबकि हमने आपको करा दी है पहले सिद्धि, ध्यान देंगे आप। विभक्ति अर्थ में सिद्धि थी स्त्री स्वाधिकृत्या अधिस्त्री अधिकुमारी। इनकी सिद्धि हमने कहां कराई थी? अव्ययी भावश्च सूत्र पर कराई थी। ठीक है, परंतु अब मैं आपको और विस्तार से लिखाऊंगा। चलिएगा, कॉपी तैयार कर लीजिए जल्दी से। मैं आपके लिए परिश्रम कर रहा हूं मित्रों, ऐसे नहीं है आप सोचें कि मैं वैसे ही आपको फॉर्मेलिटी नहीं करता। ठीक है, बहुत परिश्रम से ये कार्य संपन्न कर रहा हूं। चलिएगा, तैयार हो जाइएगा। आज हम एक सिद्धि आपको लिखाएंगे। ठीक है, यदि हमारे कुछ पाठक ऐसे भी होंगे जो थोड़ा स्पीड से नहीं लिख सकते हैं, तो उनसे निवेदन है कि आप वीडियो को रोक रोक करके, स्टॉप कर करके आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है कि वीडियो चलती रहेगी, ये तो आपके हाथ में है कब चलनी है, कब इसको बंद होना है। तो जैसे जितनी भी सुविधा हो उस हिसाब से आप बंद चालू करते रहिएगा। चलिएगा, अब सबसे पहले सिद्धि हम आपको लिखाने जा रहे हैं विभक्ति वचने। विभक्ति वचन में माने विभक्ति के अर्थ में, विभक्ति को कहने, विभक्ति के अर्थ में ये यहां पर अव्ययी भाव समास है, अव्यय वर्तमान है। उदाहरण हमारा क्या दिया था यहां पर, वो आपकी पुस्तक में भी लिखा है, अधिस्त्री अधिकुमारी। ठीक है, लिख लीजिएगा, लिखते जाइएगा, अधिस्त्री अधिकुमारी। इसका लौकिक विग्रह, दो प्रकार का विग्रह बताया था आपको, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह हम अपने जो आचार्य और विद्यार्थी अपने लिए प्रयोग करते हैं सिद्धियों को करने के लिए। लौकिक विग्रह भाषा में, बोलचाल में प्रयोग होता है। तो लौकिक विग्रह इसका हम अर्थ प्रदर्शन के लिए, वास्तव में प्रयोग नहीं होता लोक में, ठीक है, परंतु अर्थ प्रदर्शन के लिए कि इस शब्द का अर्थ क्या है समस्त पद का, इसको दिखाने के लिए दूसरे शब्दों में कहते हैं स्त्रीषु अधिकृत्या कथा प्रवर्तते। ये इसका पूरा विग्रह। क्या?
लिखिएगा, स्त्रीषु अधिकृत्य कथा प्रवर्तते अधिस्त्री। ठीक है, अब इसका अलौकिक विग्रह करेंगे जो हमें व्याकरण के लिए चाहिए। ठीक है, अब अलौकिक विग्रह के लिए ध्यान देंगे, हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि हम जब सिद्धि करेंगे समास की, तो गुरुजी ने क्या कहा था कि हम जैसा विग्रह करेंगे, जैसे स्त्रीषु अधिकृत्य, तो यहां स्त्री में क्या है, सप्तमी विभक्ति बहुवचनांत का लिया है। तो अलौकिक विग्रह में हम क्या करेंगे, स्त्री और बहुवचन का सुप ले आएंगे, ये ध्यान देंगे। और अधिसु, अधिकृत्य प्रथमा व्यक्ति एक वचन, अधिसु आ जाएगा, अधिकृत्य के अर्थ में अधि है। यहां पर आपको इसको लाने के लिए और इसको लाने के लिए कोई सिद्धि नहीं करनी। जब भी ये समास में ये एक नियम है कि आप जैसा विग्रह करते हैं, सीधा वैसा का वैसा ही हम समास करने के लिए वहीं से चालू करते हैं। ठीक है, आपको अब ये नहीं लाना है सुप लाना हो और सु लाना हो, सारे सूत्र लगा करके नहीं, यहां विग्रह करके देख करके हम यहां पर सीधा शब्द से प्रत्यय रख लेते हैं। ये ध्यान देंगे आप। ठीक है, आपको बहुत पीछे नहीं जाना है, इससे स्त्री से सुप की उत्पत्ति करेंगे, सारे सूत्र लगाएंगे, अधि से सु की नहीं। ये समास की प्रक्रिया में ऐसा ही होता है, यहीं से आरंभ होता है। हम जैसा विग्रह दिखाते हैं उसी विभक्ति का प्रत्यय और वचन ले आते हैं और यहां रख देते हैं। ठीक है जी, चलिएगा। तो हमने सीधा रख दिया स्त्री सुप आदि सुन। ठीक है, अब यहां पर अब समास की प्रक्रिया अब आरंभ होगी। ठीक है, अब यहां पर क्या है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, जो सूत्र हम पढ़ रहे थे। ठीक है, उस सूत्र से क्या करेंगे, समास हो जाएगा, क्योंकि विभक्ति के अर्थ में अव्यय वर्तमान है, ये वाला अधि अव्यय विभक्ति के अर्थ में वर्तमान है। तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विद्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात इत्यादि सूत्र से क्या हो गया, समास हो गया। समास हो गया इनका, इसका समास हो गया। लिख लीजिएगा, वचनेषु इति सूत्र, शॉर्टकट में लिखना पड़ेगा, पूरा सूत्र नहीं आपको लिखने की आवश्यकता। लिख लीजिएगा, अव्ययम विभक्ति डैश डैश वचनेषु इति सूत्रेण समासः। ठीक है, इति सूत्रेण समासः। अब आगे समास होने पर फिर क्या लगता है, कृत तद्धित समासाश्च। ये सूत्र तो आपको पता ही है, मैंने पढ़ाई दी है। कृत तद्धित समासाश्च इत्यनेन समासस्य प्रातिपदिक संज्ञा। ये जो लैंग्वेज लिखी जाती है शॉर्ट लिखी जाती है, संक्षिप्त लिखी जाती है। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि अब समास होने के बाद क्या है, कृतद्धित समासाश्च, इस सूत्र से समास की, जो समास इसका हो गया, कोई भी समास हो गया, उसकी क्या हो गई, इसकी अब प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। ठीक है, अब प्रातिपदिक संज्ञा के बाद में कौन सा सूत्र लगाना होता है, सुपो धातु प्रातिपदिकायोः। लिखिएगा, सुपो धातु प्रातिपदिकायोः।
इत्यनेना, यहां पर क्या है, इति, इति का, इति इस सूत्र को पूरे को दर्शाता है इससे, और अनेना माने इसके द्वारा। तो यहां संधि होकर के इत्यनेना, इतनी संस्कृत तो आती है आपको। प्रातिपदिका वयवस्य, चलिए लिख लिया। प्रातिपदिका वयवस्य सुपः लुक, इसका अर्थ हुआ कि जब माने धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक हो जाता है, तो यहां पर धातु तो नहीं है, प्रातिपदिक है, तो प्रातिपदिक का प्रातिपदिक संज्ञा कितने की है, इतने पूरे की थी प्रातिपदिक संज्ञा इस सूत्र से। तो इसका अवयव जो सुप माने प्रातिपदिक का अवयव एक सुप है और एक ये सु है, दो प्रत्यय है, सुप माने 21 प्रत्यय, उनका क्या हो जाता है इस सूत्र से लुक, लुक हो जाता है। अब लुक क्या होता है ये पढ़ा दिया है पहले, ठीक है, फिर लिखिएगा आप। प्रत्ययस्य लुक्श्लु लुपः, प्रत्ययस्य लुक्श्लु लुपः, इसको इन्वर्टेड कोमा में कर दीजिएगा। यहां थोड़ा सा ये लिख लीजिएगा इत्यनेन, यहां पर लिख लीजिएगा इत्यनेन, यहां छूट रहा है इत्यनेन, माने इति अनेन माने अनेन प्रत्ययस्य आदर्शनस्य लुक श्लू लुप इत्येताः संज्ञाः भवन्ति। चलिए ये सूत्र आपको पहले पढ़ा दिया गया है। प्रत्यय से लुक श्लू लुपः माने प्रत्यय के आदर्शन की ही लुक श्लू और लुप ये तीन नाम हैं, ठीक है। तो यहां पर एक नाम बदल लिया गया लुक, और लुक का मतलब क्या हुआ आदर्शन, आदर्शन माने हटा देना, तो क्या ये हुआ, अब क्या हुआ आदर्शन तो लुक हो गया इससे, तो इससे इस सूत्र से लुक तो ये हट गया, इसको अब ऐसे क्रॉस कर लीजिएगा, कॉपी में क्रॉस भी करते जाइएगा, हट गया मानिएगा, ठीक है। अब आगे हट करके क्या स्थिति बनी देखिएगा। अब हट करके सुप और सु हट गया तो क्या बना है स्त्री और अधि, ऐसा बच्चा, स्त्री पहले है और अधि बाद में है। अब क्या देखना है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, लिखिएगा सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञा
ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र आपको समझा दिया था। इस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा होती है। किसकी होती है? समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट जो पद होता है उस शब्द की समास में उपसर्जन संज्ञा होती है। अब यहां पर समास विधायक सूत्र कौन सा है? समास विधायक सूत्र है आपका अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्य था पूर्व यौगपद्य आदि। ठीक है, तो उसमें क्या है? अव्ययम, जो अव्ययम पढ़ा हुआ है वो प्रथमा व्यक्ति से निर्दिष्ट है। इनमें अव्यय कौन सा है? ये अव्यय है। तो अव्यय इसको कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इससे इसकी क्या हो गई? उपसर्जन संज्ञा। ठीक है, इसकी उपसर्जन संज्ञा हो गई। उपसर्जन संज्ञा होने के बाद में क्या होता है? कहते हैं उपसर्जनम पूर्वम। लिखिएगा, उपसर्जनम पूर्वम इत्यनेन उपसर्जन संज्ञकस्य समासे, समासे और लिख लीजिएगा यहां पर समासे, यहां लिखिएगा समासे माने उपसर्जन संज्ञकस्य समासे पूर्वं प्रयोगः भवति। ठीक है, देखिएगा उपसर्जनम पूर्वम क्या कहता है, समझा दिया, पढ़ा दिया, कई बार पढ़ा दिया, पिछली कक्षा में पढ़ाया था। ये समास में जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका प्रयोग नियमित किया गया है कि वो बाद में नहीं होता, पहले होता है। ठीक है, समास में। अब यहां इसकी उपसर्जन संज्ञा है तो ये बाद में, परंतु अब इससे इस सूत्र ने क्या कहा कि भाई आप पीछे नहीं, आप आगे आना पड़ेगा, आपको इनको पीछे आना पड़ेगा। स्त्री शब्द को पीछे आना पड़ेगा, अधि शब्द को आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखिए, तो अब ये इस सूत्र से पूर्व में आ गया आधे स्त्री। अब देखिए बहुत व्यवस्थित तरीके से महर्षि पाणिनि ने एक एक सूक्ष्मता से चीजों को देखा है। ऐसे नहीं कि कुछ भी हो गया, उल्टा सीधा नहीं होता। हर चीज का उत्तर दिया है कि पहले क्यों आया, बाद में क्यों नहीं गया, उसके लिए नियम बना दिया है, सूत्र बना दिया, क्योंकि जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है वो पूर्व में प्रयोग होता है। ठीक है, यहां व्याकरण में ये नहीं चलता कि नहीं जो हो गया सो हो गया, नहीं, उसका उत्तर दिया जाता है। तो क्या हुआ? आधे स्त्री, इतना बन गया। आप ध्यान रखेंगे, अब इसकी क्या है? प्रातिपदिक संज्ञा तो है पहले से, कृतद्धित समासाश्च से इसकी क्या है? प्रातिपदिक संज्ञा। अब इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा होने से अब आप क्या करेंगे? जैसे पहले स्वादि उत्पत्ति हम करते थे, भागाह, त्यागाह, रागाह, ठीक है, पाचकाह, पाठकाह, उनसे हमने स्वादि उत्पत्ति करी थी, वही सूत्र लगेंगे। अब वैसे ही लगेंगे, देखिएगा कैसे। ज्ञा प्रातिपदिकात, चौथे अध्याय का ये प्रथम सूत्र है। ज्ञा प्रातिपदिकात लिखिएगा, इति प्रातिपदिकाधिकारे ये क्या करता है? प्रातिपदिकार माने इस सूत्र के प्रातिपदिक का अधिकार में, माने इसके अधिकार चलता है, इसके अधिकार में
इसके अधिकार में इसके नीचे सूत्र है आपका वाउ जैसा माउट छाष्टाभ्याम भिस भ्याम भ्यस घसी भ्याम भ्यस घस ओ सामगी ओ सुप सूत्र है ये, वही है आपको पहले मैंने पढ़ाया बहुत बार। अब इसको ठीक है, ये लिखिएगा इन्वर्टेड कोमा अंदर कर लीजिएगा, शॉर्टकट में लिखिएगा इसको, जस्ट शॉर्टकट में लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। प्रत्ययाः इसको भी इन्वर्टेड में अंदर कर लीजिएगा। पारश्चा इसको भी इन्वर्टेड कर लीजिएगा। इत्येतैः सूत्रैः एकविंशतिः प्रत्ययाः परे प्राप्ताः। क्या हुआ? सो औ जस आम आउट इस सूत्र से और प्रत्यय संज्ञा हो जाती है इनकी, परश्च और वो परे होते हैं। ये तीनों सूत्रों से मिलकर के क्या है? प्रातिपदिक से 21 प्रत्यय प्राप्त हुए बाद हुए। ये प्रातिपदिक है, यहाँ पर 21 प्रत्यय प्राप्त हुए, 21 प्रत्यय, एकविंशति ही प्रत्ययाः। ठीक है, परंतु करना तो हमको एक है। चलिएगा फिर आगे सुपाहा सूत्र है, ये सब लिखे हुए हैं, पहले आपने बहुत बार पढ़े। इत्यनेन क्रमशः एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञाः भवन्ति। ध्यान दीजिएगा, ये कहता है सुपा, क्या कहता है? इनकी एक वचन में सुप और तिंग की एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, माने यहां पर सुप की बात कर रहे हैं, इसलिए 21 प्रत्ययों की क्रमशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है इस सूत्र से। ठीक है, अब देखिएगा ये प्रत्यय मैंने लिख दिए हैं यहां पर 21 प्रत्यय आपको दिखाने के लिए, सरलता के लिए। 21 प्रत्यय कौन से? ये सु औ जस एक वचन द्विवचन बहुवचन, अम औट शस एक वचन द्विवचन बहुवचन, ताभ्याम भिस एक वचन द्विवचन बहुवचन, गेभ्याम भ्यस एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, नसीभ्याम भ्यस एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, नस ओस आम एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, गी ओस सुप एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। ठीक है, ये तो अब ये हो गया, इससे सुपह से इसको एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हुई। आगे विभक्तिश्च इत्यनेन त्रीणि त्रीणि विभक्ति संज्ञकानि भवन्ति। ये क्या कहता है? इससे क्या हो गया? ये जो 21 प्रत्यय हैं इनके तीन तीन की क्या हो गई? विभक्ति संज्ञा हो गई। क्या हो गई बोलो? ये तीन का त्रीणी बोला है तो विभक्ति 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 क्रम से देखेंगे तो ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सबकी विभक्ति संज्ञा तीन प्रत्ययों के जोड़े की विभक्ति संज्ञा हुई है, नाम रखा है। ठीक है, चलिए आगे चलिएगा, आगे चलते हैं।
प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र है ये है? ये तो आप देखिएगा जब भागा सिद्धि में ये सभी सूत्र लगाए हुए हैं, फिर मैं उनको दोहरा रहा हूं मैं, ठीक है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यनेन प्रथमा, शॉर्टकट में से प्रथमा माने प्रथमा विभक्ति, बस इतना ही समझिएगा। यहां पर प्रातिपदिक के अर्थ में जो प्रथमा विभक्ति आई है, ठीक है। यहाँ प्रातिपदिक का माना प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से कौन सी विभक्ति आई? प्रथमा विभक्ति, क्योंकि कोई ना तो कर्म है ना करण है, कुछ भी नहीं है, ऐसा सामान्य है, ठीक। प्रथमा विभक्ति आती है प्रातिपदिक के अर्थ। फिर इसके बाद में लगाना है सूत्र आपको, द्विकयोर द्विवचनैका वचने, ये सूत्र है। आपको हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा कठिनाई हो लिखने में, परंतु आप पुस्तक की सहायता लेकर के भी लिख सकते हैं सूत्रों को, ठीक है। द्विकयोर द्विवचनैका वचने, ये 1-4 का सूत्र है, प्रथम अध्याय में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और ये सूत्र आपको सभी काम मिलेंगे। भागा त्यागा की जो पहली सिद्धि, सबसे पहली सिद्धि कराई थी, उस पर मिलेंगे, वहां सहयोग ले सकते हैं पुस्तक में, ठीक है। द्विकयोर द्विवचनैका वचने इत्यनेन एकत्वे विवक्षिते एकवचनं भवति। ठीक है, ये सूत्र क्या कहता है? इस सूत्र से एक की विवक्षा होने से क्या है? एक वचन का प्रत्यय आया। एक वचन का प्रत्यय क्या है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन का प्रत्यय कौन सा है? ये है वास्तव में, ये है तो वास्तव में ऐसा ही, पर लिखा ऐसा तो सू सू आ गया, बाकी के हट गए सारे अपने आप, ठीक है। चलिएगा, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लीजिएगा आधे स्त्री और सुन, ये अनुनासिक है वास्तव में प्रत्यय, ठीक है। अब आगे मुख नासिका वचनोनुनासिका सूत्र है ये। मुख नासिका वचनोनुनासिका, इत्यनेन इत्यस्य अनुनासिक संज्ञा अब मैंने यहां शॉर्टकट में लिखा अनुनासिक संज्ञा, आप ऐसा भी लिख सकते हैं अनुनासिक संज्ञा भवति। भवति लिख लेंगे तो भी अर्थ वही है, अनुनासिक संज्ञा, और भवति का अपने आप अध्यार हो जाता है। शॉर्टकट की लैंग्वेज हमको लिखनी पड़ती है सिद्धियों में, ठीक है। तो अनुनासिक संज्ञा माने इस सूत्र से मुखनासिका वचनोनुनासिका से जो ऊ की क्या हो गई, इसमें ऊ है उसकी अनुनासिक संज्ञा, ये पढ़ लिया आपने, पहले पाठ का सूत्र है। फिर उसके बाद में लिखिएगा उपदेशे जानुनासिका इत,
उपदेशे जानुनासिकायित, ये अवग्रह चिन्ह है, ठीक है। इत्यनेन अनुनासिकस्य कारस्य इत्संज्ञा इससे क्या होगा, ये उपदेश है। अच्छा, अनुनासिक मानो उपदेश में, महर्षि पाणिनि के उपदेश में जो अच्छा अनुनासिक होता है उसका क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, इत नाम रख जाता है उसका। फिर उसके बाद में क्या होती है, लिखिएगा तस्य लोपः, सूत्र है ये, तस्य लोपः इन्वर्टेड कर लीजिएगा इसको। दूसरा सूत्र लिखिएगा आदर्शनम लोपः इति लोपः, शॉर्टकट लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, तस्य लोपः माने इस सूत्र इत संज्ञकस्य लोपः भवति, इस संज्ञक का लोप होता है। लोप क्या होता है, आदर्शनम लोपः माने हट जाना ही, वरना दिखना, यह लोप होता है, ठीक है। दोनों से मिलकर के इति लोपः माने इन दोनों से लोप हो गया। तो सु इसका जो था उसकी क्या हो गई, इत संज्ञा लोप हो गया, तस्लुप हट गया। क्या बचा आपका अब, आदि स्त्री सा, ऐसा बचा, ध्यान देंगे, ठीक है। क्या बचा, आदि स्त्री सा। अब आ जाइएगा, ठीक है। अव्ययी भावश्च लिखिएगा, अब केवल सूत्र सूत्र लिखते जाइएगा आप। अव्ययी भावश्च से क्या है, ये अव्ययी भाव समास है। अव्ययम विभक्त समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात तथा यौग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। जो ये सूत्र ने क्या किया था, बोलो, अव्ययी भाव समास। तो ये अव्ययी भाव समास है, इसलिए इस अव्ययी भावश्च से, ये प्रथम अध्याय के पहले पाद का सूत्र है 40वां, ठीक है। इससे क्या हो गई, इसकी अव्यय संज्ञा, अव्यय संज्ञा हो गई। फिर अव्ययादाप्सुपाः लिख लीजिएगा, अव्ययादाप्सुपाः। इससे क्या हो गया, अव्यय से उत्तर आपका और सुप का लुक हो जाता है। विगत कक्षा में पढ़ाया था मैंने सूत्र आपको। अव्यय से उत्तर सुप का और आपका, तो यहाँ सुप है, सुप माने सा है, इसका क्या हो जाता है, लुक। लुक क्या होता है, प्रत्ययस्य लुक्षुलु लुपः, प्रत्यय के आदर्शन की लुक और श्लू और लुप संज्ञाएं होती है, ठीक है। सूत्र लिखिएगा, सूत्र सूत्र केवल। तो ये क्या बना आपका, आधे स्त्री, ये सा हट गया यहां से, ठीक है, सा हट गया। अब इसके आगे अब अव्ययी भावश्च, फिर दोबारा ये दूसरा वाला सूत्र है, ये 2, 4, 18। अव्ययी भावश्च, अव्ययी भावश्च अब क्या करता है, अव्ययी भावश्च क्या कहता है,
कि जो अव्ययी भाव समास होता है वो नपुंसक लिंग होता है? क्या होता है? नपुंसक लिंग। तो अव्ययी भाव से क्या हुआ? ये नपुंसक लिंग हो गया। नपुंसक लिंग होने के बाद क्या हुआ? ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ठीक है, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ये भी पढ़ा दिया मैंने आपको, और पीछे हमने पढ़ भी लिया है, प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का है कि नपुंसक लिंग में वर्तमान जो प्रातिपदिक होता है उसको क्या हो जाता है? ह्रस्व हो जाता है। क्या होता है? ह्रस्व हो जाता है। अब यहां पर ह्रस्व हो जाता है तो यहां पर एक शंका ये होती है कि ह्रस्व, ह्रस्व नाम किसका है? ह्रस्व किसको बोलते हैं? तो उसका भी सूत्र हमने पढ़ लिया है, लिखिएगा। ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ये संख्या भी लिख दी है मैंने, 1 2 27 में है कि एक मात्रिक अच की ह्रस्व संज्ञा होती है, दो मात्रिक अच की दीर्घ संज्ञा होती है, त्रिमात्रिक अच की प्लुत संज्ञा होती है। पढ़ लिया है। तो ह्रस्व का मतलब हो गया, ह्रस्व करना है तो एक मात्रिक करना है। ठीक है, और कि ये संज्ञाएं किसकी होती हैं? अचश्च, ये सूत्र वहीं पर है, अचश्च लिख लीजिएगा। ये 27 है, अचश्च माने ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये किसके नाम होते हैं? व्यंजन के नहीं होते हैं, अच के होते हैं, स्वर के होते हैं। अब यहां पर एक सूत्र और लिख लीजिएगा, एक सूत्र अभी यहां छूट रहा है। आलोन्त्यस्य, आलोन्त्यस्य ये लिखे आलोन्त्यस्य। अब इसमें जो यहां पर ये था अधित्री, तो यहां पर ये पूरा प्रातिपदिक है। ठीक है, प्रातिपदिक है। किसको ह्रस्व करें? तो ये परिभाषा नियम बताती है कि अंतिम अल को, अंतिम वर्ण को ह्रस्व होगा। अंतिम क्या है इसमें? ई है, तो ई को इससे ह्रस्व होकर के क्या बन गया? अधिस्त्री। ये आपकी सिद्धि पूरी बन गई। ठीक है, अब प्राय करके समास में यही प्रक्रिया रखनी है। कुछ सूत्र कम ज्यादा होते रहेंगे, परंतु आज अव्ययी भाव समास में तो यही सूत्र लगेंगे। यदि दीर्घ होगा तो ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से लग जाएगा, यदि नहीं होगा दीर्घ अंत में तो नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये मैंने आपको सिद्धि पूरी लिखा दी है। अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए शॉर्टकट में ही अगली सिद्धि बनानी है। आपको क्या बनानी है? ठीक इसी प्रकार से अधिकुमारी सिद्ध करें। अभी आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, कुछ भी नहीं है, वैसा का वैसा ही है। इसका लौकिक विग्रह, वो इसका अर्थ प्रदर्शन के लिए लौकिक विग्रह क्या करें? कुमारीषु अधिकृत्य कथा प्रवर्तते। ठीक है, और अलौकिक विग्रह कैसे करेंगे? कुमारी सुप आदि सुन। अब बाकी के सूत्र सभी लगा करके आपको बनाना है आदि कुमारी स्वयं। अब कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको अब मैंने ये एक सिद्धि कराई है, अभी तो इस सूत्र में कई सारी सिद्धियां जो मुख्य रूप से एक बार करा दूंगा, लिखा दूंगा, तो पूरे समास प्रकरण में आपको सुविधा हो जाएगी। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ती है। आपसे पहले मेहनत मैंने की है ना, पहले तो लिखा है आपके लिए, फिर आपको पढ़ाया 1 घंटे,
पढ़ाया 1 घंटे। तो अब आपने लिख लिया मेरे साथ साथ, अब आप भी लिखिएगा, आपको मैंने गृह कार्य दे दिया, तभी पक्का होगा। ठीक, चलिएगा। तो ये अधिकुमारी और अधि स्त्री, ये हमारे 2 उदाहरण सिद्ध हो गए। अगली कक्षा में मैं आपको सिद्धि कराऊंगा उपकुंभम उपकूपम। ठीक है, चलिए, घबराना नहीं है आपको। जब हम ही नहीं घबरा रहे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 1 करोड़ लोगों को विद्वान बनाने के लिए, विदुषी बनाने के लिए अभियान चलाया हुआ है मित्रों। आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए अंत समय तक। ठीक है, छोड़ना नहीं है, आपको पढ़ना है, विद्वान बनना है। विद्वान ऐसे नहीं बनते जी, परिश्रम करना पड़ता है घोर, और विद्वान बनाने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। तो मैं तो अपना पूरा परिश्रम कर रहा हूं जी, अब आपको भी परिश्रम करना है। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।